रिमझिम पानी डाना थाना हौले जोरी रूचा। ये सवाल थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। पूछिए। साहित्य या राजनीति? ऑफ कोर्स साहित्य। तुम छा मेरी जीवन की डोरी। पहाड़ के एक कवि हुए गिरदार, और वो कहते हैं कि जैसे ही सांवली साँझ ढलने लगती है तो आमा जो है गांव में तड़का लगाती है सब्जी में, और उस तड़के की खुशबू से पूरे जो गांव के प्रवासी हैं उन तक वो महक जाती है। और वही सुंदर काम कर रहा है हमारा साज। आज हम मौजूद हैं साज रूफटॉप कैफ़े में, जिसकी पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर यह सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस सुंदर सी शाम को एक सुरीली शाम कहें या एक बेहतरीन शाम को बनाने जा रहे हैं हमारे बीच में उत्तराखंड की लोक गायिका माया उपाध्याय। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस प्यारी सी जगह में। आज जो है साज की पहली एनिवर्सरी है और आप यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी सवाल करने से पहले तो पहला सवाल यही होगा कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? नमस्कार। सबसे पहले सांझ कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जैसे कि हम सभी को पता है कि आज फर्स्ट एनिवर्सरी है, और मनोज गोस्वामी जी को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने हम सबको यहाँ एकत्रित किया और इतना अच्छा आपका कैफ़े है। उसके लिए आपको बहुत बहुत गुड विशेज़, और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपके मन में जो है या जो आप चाहते हैं वो सारी आपकी जो सब कुछ सब जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। और यहाँ पे आके नो डाउट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो आइए शुरुआत करते हैं। वैसे ना हम कहते हैं कि हमारी जो लाइफ होती है वो मोमेंट से बनती है। बहुत सारे मोमेंट हमारी लाइफ पे होते हैं हमें बनाने के लिए, हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स। तो आपकी लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट अगर आपको याद आ रहा हो जो आपकी कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ा हो और आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? ऐसे तो ना बहुत सारे मोमेंट जुड़े होते हैं हर किसी की लाइफ से, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। और जहाँ तक बात की जा रही है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, हाँ एक है किस्सा मैं बताती हूँ, शायद हंसी भी आएगी आप सबको। मैं जब बहुत छोटी थी, बहुत छोटी इन सेंस की 90s की बात है, 8-10 साल की होंगी, 12 साल की भी हो सकती है, मुझे एक्चुअल सन याद नहीं है। तो दिल्ली में ना एक नेशनल टीवी के लिए एक ड्रामा था हमारा कुमाऊं में। तो जो सारा वो मिला था हीरा सिंह राणा जी को मिला था, स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी को। और हुड़के बोल था वो, एक हम लोगों को एक्ट करना होता था। तो मेरी एक दोस्त होती थी भावना भाकुनी, वो मुझसे 4 साल बड़ी थी। तो वही हाथ पकड़ के जैसे चल बस में जाते होते थे, तभी 281 नंबर बस था 281, और हमारे दिल्ली दिलशाद गार्डन से हमें वो बस में बैठना होता था। तो चलो उससे बोला भाई तू भी चल। मैंने कहा यार मैं नहीं जा रही, मुझे तो नहीं, क्या करना है? उसने कहा नहीं गाना गाने को मिलेगा। मैंने कहा चलो। फिर मम्मी ने बोला ठीक है। अब जब वहाँ गए तो हीरा सिंह राणा जी ने हमें बना दिया बैल। ठीक है, अब वो मुझको और भावना को बोलते कि आप दोनों को बैल बनना है। तो मैंने कहा ये क्या फालतू की चीज़ है, मैं बच्ची हूँ, ये नहीं तो ना कि मैं बैल बन जाऊँगी, घोड़ा बन जाऊँगी। मैंने कहा मुझे बैल नहीं बनना। इवन जब वो 2-3 दिन उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा ठीक है तू अभी प्रैक्टिस तो कर ले, फिर स्टेज पे किसी और को ऐड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर भैया चलो बैल बने, और वो गाना होता था ना, हाँ बेतिले धारू बोला सबसे मेरा मोतिया ढांगा, है ना, ये वाला था। और था आलिली बाकली लीली छू छुपे आलिली 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 छू छू। ठीक है, तो हमें बैल बना दिया। तो एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, ना मैंने वहाँ खाना खाया ना कोल्ड ड्रिंक पी। तो राणा जी पूछे कि भाई बेटे इतना गुस्सा नहीं अच्छा होता। मैं उनको अंकल बोलती थी तब। मैं कहा अंकल बैल नहीं बनूंगी, गाना गवाओ, पापा ने गाने के लिए मुझे बोला है। तो उनकी जो एक बात मुझे जो याद रही, वो आज मतलब लगता है कि वो अब हम भी अपने बच्चों को या अपने जो छोटे घर के बच्चे हैं उनको सिखा सकते हैं। उन्होंने कहा बेटा अगर जीवन में कुछ करना है, आज तुम 10-12 साल की हो, तो छोटा या बड़ा काम मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जो आपको ड्यूटी मिली है उसको आप कैसे निभा रहे हो। शायद शब्द कुछ और रहे होंगे, बट आज मुझे लगता है कि जो उन्होंने समझाया था उसका अर्थ यही था। तो ये मेरी
प्रोफेशनल लाइफ का पहला ही ऐसा किस्सा था जिसे मैं जीवन में कभी नहीं भूलती। और अपने काम के माध्यम से, चाहे किसी भी स्तर का कार्य हो, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी काम यदि आपको जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति भी मिल जाए कि आपके प्रोफेशन से ऑपोजिट आपको करना पड़े, तो मुझे लगता है वो करना चाहिए। और आज मैं हमेशा उनको बहुत याद करती हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर प्रभु से मैं यही उनको कहूँगी कि वो जहाँ भी हैं वो खुश हो। तो बट यही एक था कि बैल से बनते बनते, और आज आपको पता है कि मैं माया उपाध्याय हूँ आप सबके सामने। तो अब सोच लीजिए कि मेरी जर्नी बैल से शुरू हुई थी और आज मैं जो भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ। क्या बात है। वैसे भी जो सीढ़ियाँ हैं वो एक के बाद एक चढ़ते हैं तो हम मंजिल पे पहुँचते हैं। इत्तेफाकन बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं हमारे साथी, वो कह रहे होंगे कि बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन आपको जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो गायकी है। तो एक रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा गीत पहले हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए, एक अंतरा, उसके बाद फिर बातों को और कंटिन्यू करेंगे हम लोग। एक गीत, क्योंकि माहौल भी ऐसा है, तो गीत थोड़ा सा मैं एक नॉलेज सुनाती हूँ, फिर 4 लाइनें गीत की सुनाऊंगी और उम्मीद करूँगी कि आप सभी को पसंद आए। हाँ हाँ गाड़े तेरी गधेरी तेरी को दे सा क्या बात है। Yo pe yo desa जनमाए जो यो दे सा क्या बात है। प्रभु से मेरी ना एक रिक्वेस्ट है। मेरा जन्म तो उत्तराखंड में नहीं हुआ, ठीक है, मेरा जन्म दिल्ली में, पढ़ाई सब वहाँ से है। इनफैक्ट आज सुबह भी मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि यार अगर मर जाऊँ ना तो मुझे मतलब मेरा सब कुछ उत्तराखंड में ही करना। तो बस मुझे अपने उत्तराखंड से यही है कि कभी भी मैं किसी भी स्टेट में हूँ, क्योंकि ये पता नहीं होता कि कब कहाँ क्या हो जाए। आज सुबह भी हम स्कूटी में जा रहे थे तो मैंने कहा सुनो अगर कभी कुछ ऐसा हुआ ना तो मेरा सारा कर्म कांड जो भी होंगे वो उत्तराखंड में ही करना, क्योंकि उत्तराखंड में जन्म नहीं हुआ उसे मैं अपना नसीब भी कह सकती हूँ या कुछ भी कह सकते हैं, बट इसलिए भी बहुत खुश रहती हूँ कि सारे कार्य मेरे उत्तराखंड में ही होते हैं। थैंक यू। नहीं, आदमी का जो शरीर है वो बहुत सीमित समय का है, सभी को मालूम है, लेकिन जो आदमी की कला है, जो वो समाज को देके जाता है, अपने गीत, वो अनंत हैं, वो हमेशा अनंत ही रहेंगे। अभी दिल्ली की बात हुई, उत्तराखंड की बात हुई, तो सवाल सीधे वही घुमाता हूँ। बॉर्न दिल्ली और एजुकेशन दिल्ली, ये उत्तराखंड पे फोक पे कैसे आना हो गया? क्योंकि पहले ही आप लोग पूरा सेटल्ड दिल्ली हो गए थे, लेकिन फिर भी कुमाऊँ पे इतनी अच्छी पकड़, लैंग्वेज पे इतनी अच्छी कमांड। और इस सवाल को सुन के लोग कहेंगे कि आप कुमाऊनी में तो बात नहीं कर रहे। मैं बताऊं कि मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा हिंदी में करेंगे, क्योंकि ग्लोबली हमें थोड़ा सा जब जाना होता है, क्योंकि मैम के जितने भी अभी तक इंटरव्यू सब कुमाऊनी में हैं, तो जो लोग कुमाऊनी नहीं समझ पाते उनके लिए भी। तो सवाल पे फिर से आता हूँ, सब कुछ दिल्ली में लेकिन फिर भी उत्तराखंड में सिंगिंग, ये कैसे संभव हो पाए? क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि समझ तो हल्का हल्का आ जाता है, बोल नहीं पाते हैं, ऐसा हुआ कभी? अच्छा, ये वाले बहुत बढ़िया बात है। अब मैं पहाड़ी में जी बात कर ठीक। मेरे दादा दादी जो छी ने आम्बुगु, जब मैं पापा 9 साल छी तब वो खत्म है छी। मेरे पापा द्वीप है और एक बहन, मतलब मेरे एक चाचा और एक मेरी बुआ और मेरे पापा। तो मेरे पापा बचपन से ही कभी लखनऊ नौकरी की, कभी क्या, कहाँ भी कहाँ, तो फाइनली वो दिल्ली में ही बसे। शादी करके मम्मी को दिल्ली लेके आए
तो मेरा जन्म नेचुरल था कि जहाँ मम्मी पापा थे वही होना था, तो दिल्ली में मेरी पैदाइश है, पढ़ाई लिखाई मेरी सब दिल्ली है। बट हमारे पिताजी का एक बहुत एक स्ट्रिक्ट रूल था हमारे घर में, और वो आज ले हमले हमारे नानतीनों को यही करूँ कि जब तुम जा ले नहीं जाओ पर घरे भते तुमको अपना बोली भाषा में जी बात करनी, ठीक छी। तो रत्ती तो बौजू नहीं जाची, हम सब ले स्कूल नहीं जाची, बाबा 7-8 बजे घर अच्छी तो ये जोई कहची भैया बौजू आना टाइम है गो, या तो पहाड़ी में जी बुलाया या भतेर जावे छे जाओ। नतर किले की अगर बाबू सामने हम अपन बोली में बात नहीं करची तो हमको मतलब पापा थप्पड़ मार देते थे, और एक इतनी पतली सी डंडी होती थी उसको सेंटी बोलते थे, और उनको कहाँ धरची जो पर्दे लगाने उसकी रॉड होती है ना, पर्दा वहाँ की क्या एक हाथ नहीं जाओ। तो जब पापा घर भते रची तो हम सबों को पहाड़ी में जी बात करनी, कोई हिंदी में बात नहीं करची। और जो हमारे स्कूल में जब 2 महीने छुट्टी पड़ची तो 2 महीने बाद छुट्टी दूसरे दिन हमारे बौजू हमको गाँव भेज दीजिए कि अपन 2 महीने में 2 दिन पहले दिल्ली आया। जब स्कूल खुले तो यो सब क्षेत्र में इस बौजू करनी जा कि लेकिन हमारे घर में यो बहुत स्ट्रिक्ट रूल थी कि अपन घर भतेर आपको को अपन बोली में जी बात करनी। तो और मैं जतु यहाँ यंग छे जो जनरेशन भरी आपू जने नानतीन छे, आपू ले अपन नानतीनों को यही कहा कि भैया अपन घर भतेर अपनी बोली भाषा में जी बात करो, चाहे थोड़ा बुलाओ पर बुलाओ। और देखिए फिर वो बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जवाब तो आपको मिलेगा, और उसके लिए कोनी कि कुमाऊनी हमारे जो अच्छी भाषा थी वो हर घाट में अपन रंग चेंज करें। लेकिन फिर से मैं हिंदी में आता हूँ क्योंकि कुमाऊनी टॉक अक्सर हम पगडंडी के माध्यम से किया ही करते हैं, गाँव पे जाया करते हैं, लेकिन उस इंटरव्यू का उद्देश्य जो था एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, क्योंकि प्रभाकर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो मेल सिंगर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हमेशा से उत्तराखंड पे रहा कि मेल सिंगर्स का एक वर्चस्व रहा। इवन मैंने तो 2013-14 से पहले कोई फीमेल स्टार नाइट देखी तक नहीं थी कुमाऊनी में। ये फर्स्ट लेडी हैं जिनकी पहली स्टार नाइट हुई, और ये अकेले वहाँ पर खुद को प्रेजेंट किया विदाउट मेल सिंगर। तो उस समय भी कितना फेस करना पड़ा था जगह को, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आई होंगी। तो क्या क्या परेशानी उस वक्त थी जब खुद को साबित करना था समाज के सामने कि मेरी भी स्टार नाइट हो सकती है, एक पहाड़ की महिला की भी स्टार नाइट हो सकती है? अभी तो यहाँ पे भी सारे पुरुष प्रधान ही रहते हैं है ना, ऐसा नहीं है। देखिए आप सबसे मुझे बहुत प्यार मिला है, और आप सब हैं तो एक कलाकार है, एक कलाकार के लिए ऑडियंस ही इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, लेकिन मुझे याद है 2015 से मेरी स्टार नाइट होनी शुरू हुई। तो जब पहला प्रपोजल गया तो वहाँ से जवाब आया, अरे फीमेल की कहाँ होती है स्टार नाइट, एक मेल सिंगर रखो जो बहुत अच्छा। जबकि सोचिए कि मैं खुद इतने साल से गा रही हूँ और शायद कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ हमको नहीं सुना गया होगा। तो बट फिर भी कमेटी वालों का ये कहना था नहीं स्टार नाइट नहीं होगी, माया उपाध्याय तो बहुत अच्छी है, ये बात ठीक है, पर लड़कियों की कोई स्टार नाइट नहीं होती। तो ऐसा एक जगह नहीं बहुत जगह आया, लेकिन फिर भी हमने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, हमने कोशिश करी। इवन जोशी जी भी यही हैं, वो सुन रहे, उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया, हमने बहुत हार्ड वर्क किया, और हमें मिली स्टार नाइट्स मिली, सिर्फ मेरे नाम से स्टार नाइट मिली। और हमने अपने साथ को सिंगर्स भी हमारे जो अपने दगड़ी हैं सबको रखा। तो कितने ऐसे प्रोग्राम थे जो हम बोल देते थे कि नहीं हम नहीं करेंगे तो अपनी स्टार नाइट करेंगे। क्या बात है। तो बेशक अपने 10-10 दिन के लिए भी स्टार नाइट होती थी, तो उसमें अब एक स्टार नाइट हमारे भी होनी शुरू हो गई थी। और सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि जब पहली स्टार नाइट हुई, जितना मेरी नॉलेज में है वो नैनीताल में हुई थी, भीमताल में, सॉरी, ठीक है। तो उसमें सबने इतना प्यार दिया, इतना मतलब इतना कि अरे वाह। और विश्वास मानिए उसी स्टेज पे उन्हीं ऑडियंस के साथ मैंने 3 साल लगातार स्टार नाइट करी। और अब मुझे लगता है कि हाँ ये वर्ड अब तो बहुत कॉमन हो गया, फीमेल स्टार नाइट होना। और जितने भी हमारे को सिंगर्स हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि सभी अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। गाने की बात आई तो कभी कभार होता है कि सिंगर्स गाना गा देता है, गाने के बाद रिलीज भी हो जाता है, ऑडियंस को पसंद भी आने लगता है, लेकिन खुद में संतुष्टि नहीं होती। कभी हुआ ऐसा कुछ? एक्चुअली होता है क्या, ये तो ज़्यादातर ही होता है मेरे साथ। क्या होता है, कोई भी गाना गा के जब घर आ जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ये ना और बेटर हो सकता था, और बेटर हो सकता था। लेकिन फिर क्या होता है, उस टाइम आप गा चुके हो, फिर मिक्सिंग हो गई, सब कुछ हो जाता है तो नहीं हो पाता। बट जब आप जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो किसी भी गाने को आप जब 100 बारी गा दोगे तब आपको लगेगा हाँ अभी ठीक है। और स्टूडियोज में जाके रिकॉर्डिंग में क्या होता है, 1-1.5 घंटे के अंदर फटाफट से हमें अपना फटाफट इन सेंस की सेटिस्फैक्ट्री के साथ ही गाना पड़ता है। लेकिन जब
दिन निकलते रहते हैं, आप सुनते रहते हो यार ऐसा और हो सकता था, इससे बेटर हो सकता था। और 2-3 गाने मेरे जीवन के ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो होने ही नहीं चाहिए थे, मुझे गाने ही नहीं चाहिए थे। तो ऐसे हैं, बहुत सारे गाने हैं। जी। तो एक कोई छोटा सा गाना और हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो बीच बीच में उनकी जो निगाहें हैं वो गाने पे अटक ही जा रही हैं, तो कुछ पक्का सुना दीजिए। एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो सुनाती हूँ, आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। रिम झिम पानी डाना काना हौल झोरी रूछा की भली हरियाली सोन भादो का मैना जब ऊंचा। रिम झिम पानी डाना काना हौल झोरी रूछा की भली हरियाली सोन भादो का मैना जब ऊंचा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे तो जिस जगह पे हम बैठे हैं, सौन भदो ऐसा लग रहा है कि हमेशा ही 12 महीने यहाँ रहता होगा, जितना प्यारा ही बनाया हुआ है। और हालांकि मैं आगे बढ़ता हूँ सवालों की तरफ। हमारे उत्तराखंड के एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर हैं नरेंद्र नेगी जी। उनका कहना था रिमिक्स गानों को लेकर कि गूंथे हुए आटे को कितना गूंथोगे दोबारा, क्यों ऐसा हो रहा है। इस पर मैं अगर बात करूँ तो आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है रिमिक्स को लेके, स्पेशली कुमाऊनी रिमिक्स को लेके, गढ़वाली रिमिक्स को? देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी अपने आप में हमारे सीनियर हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। उन्होंने, हो सकता है कुछ वजह ऐसी रही होगी कि उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन जो मेरा सोचना है, मेरा सोचना ये है, जैसे कि अभी बोली भाषा की बात चल रही थी, आप अपने बच्चों से बोल रहे हैं तो वो कंटिन्यूटी में रहेंगे बोलने ना। तो अगर नए बच्चे रिमेक कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, उसमें बुराई क्या है। आप देखिए, अगर 20 साल का बच्चा कोई भी किसी भी सिंगर का गाना गा रहा है, अगर वो 20 साल का बच्चे ने उसको बिल्कुल थोड़ा सा म्यूजिक चेंज कर दिया और उसमें रैप डाल दिया, उसको कुछ हल्का सा मतलब ट्विस्ट कर दिया, और वही 4 साल का बच्चा उस गाने को रोज सुन रहा है, डांस कर रहा है, तो सोचिए, समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बोली भाषा से तो वो जुड़ ही रहे हैं ना, और अपनी संस्कृति से। तो मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं तो बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है, क्या बात है कि वो अपनी बोली भाषा को यूज़ कर रहे हैं। चाहे ठीक है, कभी रिमिक करेंगे, पुराने गानों को गाएंगे, तो अगर देखिए वो बच्चे पुराने भी गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक गाना नया भी गा ही रहे हैं वही बच्चे गा रहे हैं। तो होना चाहिए, इसमें मैं इस बात को मतलब नेगेटिव नहीं लूँगी, मैं बहुत पॉजिटिव रहूँगी। क्या बात है। क्योंकि बॉलीवुड में देख लीजिए आप, पुराने गाने कितने आ रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं वो सुन रहे हैं ना। और ऐसे हमारे पहाड़ी गाने भी अगर पुराने गाए जा रहे हैं, तो 20 साल का बच्चे ने उसको रिमिक करा है, तो 4 साल का बच्चा उसको परफॉर्म भी तो कर रहा है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि अपनी बोली भाषा से जुड़ने के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको मतलब अन्यथा नहीं लेती। क्या बात है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है हमारे युवाओं के लिए भी। और जब हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ा ही रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, लेकिन मैंने एक राउंड रखा था, स्पेशली 2 राउंड रखे हुए थे, जिसमें अगर आपके मन पे कोई सवाल है, जैसे अनस यहाँ है, लकी यहाँ है, ये बहुत अच्छे सिंगर्स हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे गाने लेके आएँ, तो आपके मन पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ एक रैपिड फायर राउंड भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, जिसमें इंस्टेंट जो है एक सवाल किया जाएगा और आप उसका जो है झटपट से आंसर देंगे। तैयार है आप? अब क्वेश्चंस क्या है कि झटपट आंसर निकल रहे हैं मुझसे कि नहीं? चलो, अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ आपको चूज करना है, उत्तराखंड या दिल्ली? इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी कि मेरे प्राण निकले तो मेरा सब कुछ उत्तराखंड में ही होना चाहिए, तो इससे बड़ी बात और क्या है। ऑफ कोर्स उत्तराखंड। पैसा या नाम? ना पैसा ना नाम, ओनली काम। क्योंकि आपका काम अच्छा होगा तो ये तो आपके पीछे अपने आप आ जाएंगे। ये सवाल थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। पूछिए। साहित्य या राजनीति? ऑफ कोर्स साहित्य। कुमाऊनी गीत या भजन? देखिए, इसमें थोड़ा सा है, दोनों ही हैं, बट हाँ मैं कुमाऊनी ज़्यादा गाती हूँ। दिन रात मेरे रग रग में मेरा उत्तराखंड है, कुमाऊँ है तो कुमाऊनी। बट भजन तो हर किसी को देखे अच्छे लगते हैं, पर कुमाऊनी। हास्य या भक्ति? मैं थोड़ी डिवोटी हूँ तो मेरे लिए भक्ति। मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया? बोथ, क्योंकि देखिए दोनों ही अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट रहता है मीडिया का, चाहे वो
सोशल मीडिया हो या वो हो, तो उसमें क्या होता है, मुझे तो मेरे हर स्तर पे मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई रियली थैंक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच। मेरे को चलो हाँ, बच गए। लाइव शो या रिकॉर्डिंग? दोनों का अपना अपना अलग ही मज़ा है, बट लाइव में ये होता है कि आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट होते हैं और वो रियलिटी होती है ना। कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग में, तो वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ डी टोन लगा देते हैं या कुछ ऐसा ऐसा भी हो जाता है ना। तो लेकिन लाइव शोज में आप अपने ऑडियंस के साथ रहते हो, बिल्कुल उनके साथ अट्रैक्ट होते हो, और जो भी होता है ना वो नेचुरल होता है, ऑन द स्पॉट होता है। ऐसा नहीं होता कि प्रिपरेशन कर ली, हाँ ये हरकत लेनी है या गला खराब हो गया, वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है आपकी ऑडियंस बता देती है। तो ऑफ कोर्स स्टेज। तो चलो एक चीज़ तो सही होगी आज कि ऑडियंस के बीच में इंटरव्यू भी हो गया, क्योंकि लाइव का मतलब लाइव होता है। हाँ। इसमें कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं होता है। एक्चुअली मडवे की रोटी या गेहूं की? मडवे में, जब मडवे का सीजन है तो मडवा, और जब गेहूं का सीजन है तो गेहूं। क्या बात है, बहुत ही झटपट जवाब मिले हैं और चटपट जवाब भी हमें मिले हैं। अच्छा, आप में से कोई कुछ सवाल आपके हैं और आप पूछना चाहते हैं तो बताइएगा। चाहता हूँ श्रीमती माया उपाध्याय जी का एक बार तालियां हो जाए। धन्यवाद On behalf of धन्यवाद। म्यूजिक फैमिली। ये मेरा प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं और आपने हमसे ज़्यादा कल्चर को समझा है, क्योंकि राजधानी में आप रहे हैं। मैं उस परिप्रेक्ष्य में जो इनका सवाल था कि युवा आ रहा है कुमाऊनी कल्चर की तरफ और रिमिक्स भी बन रहे हैं, लेकिन जो छायांकन का पक्ष है, जो शूटिंग वाला जो फील्ड है, वहाँ कुछ फूहड़ता अश्लीलता से बचना चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना? है। क्योंकि जो बाहर ग्लोबली आप देख रहे हैं तो देयर इज अ कंपैरिजन, वहाँ लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि ये गढ़वाल की शूट है और ये कुमाऊं में शूट हुआ है। अभी हालांकि बहुत हाई डेफिनेशन फैसिलिटीज हो गई हैं, तो चीज़ें बढ़ गई हैं। काम में तो सब बराबर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा, मैं ऐसे नहीं सोचती सीनियर हो सकता है कि हमसे कोई छोटा है और वो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाए, है ना। तो हाँ, और ये बात है कि हाँ अपने कल्चर को, अपनी मर्यादा वही दिखाना चाहिए, काइंड ऑफ, है ना। तो जैसा कि आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, बट जितने नए बच्चों को मैं सुन रही हूँ, हाँ, क्योंकि देखो अगर 100 लोग होंगे तो एक दो चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी, बट उसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमें उसको वहीं पे एटलीस्ट जो समझदार है, और यदि हम उस बच्चे को जानते हैं तो ये हमारी ही ड्यूटी बनती है कि हम उसको कॉल करके उसको अपडेट भी करें कि बेटे इस तरह की चीज़ है, जो कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नहीं करते। मेरी बात समझे। तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए वो यही तो कहेंगे यार पागल है क्या, किसी बोल रही है, छोड़ो ना। बट जब उनको एक एज आएगी तो उन्हें ये रियलाइज भी होगा कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना राणा जी की, मुझे आज तक मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ तो याद रहता है। तो हमें भी तब अकल नहीं होती थी बचपन में। आज मम्मियों की, मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं अभी, तो आज मेरी मम्मी की मुझे एक एक बात याद आती है कि वो यार हाँ वो ये बोलती थी, तो इसका आज समझ आता है। तो थोड़ा सा उम्र का भी वो हो जाता है, बट फिर भी जितने भी न्यू अगर यहाँ बैठे हैं आप लोग भी ऐसा रिमेक करते हैं या म्यूजिक से ही जुड़े हुए हैं, तो अपनी परंपराओं में रहकर ही हम उस चीज़ को करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा। थैंक यू दादा। अगर आप लोग में से कोई अनस हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, कोई गाना सुनना हो, कोई बात कहनी हो, और वो कहते भी है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कोई सवाल? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मतलब मैं सबसे फर्स्ट आपका जो गाना सुना था वो था मैं तेरी चंदा, अच्छा और वो मैं सुना था आरती के मुँह से, ठीक है। एक्चुअली पहले मैं बाहर था, अफ्रीका में अपना रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे आया इंडिया में। सबसे पहले मैंने मुझे ये नहीं पता था कि मतलब कि ये फोक म्यूजिक क्या होता है। सबसे पहला सॉन्ग सुना था वो मैम आपका था, उसके साथ में उसमें गिटार प्ले किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप एक सॉन्ग गा दीजिए मैम। आपने कभी लाइव सुना उस सॉन्ग? अच्छा एक्चुअली चंदा ना हमारा पहाड़ी गीत है, वो फोक नहीं है, तो वो पहाड़ी गीत है। मैं आपको वो सुनाती हूँ। जब मैं झूलो दुनिया छोड़ी, तब आना पछिन बेदौड़ी, तुम छा मेरी
तुम्हारे चकोरा की भली रूपा क्या भली बुलाना कि ले जा छोड़ी मेरी पराना मैं तुम्हारी चंदा तुम मेरे चकोरा। क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम, कैसा है? आपको बहुत सुना है मैं, और जितनी तारीफ करूं उतना कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा एक्चुअली तो क्या है, आपके कान बहुत अच्छे है ना, आपके कान बहुत अच्छे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि कुछ टाइम से मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है कि उस सिचुएशन में इंसान को संभल पाना बहुत मुश्किल होता है। एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ का, लगता है शायद जैसे मेरा एक जर्नी रही है लाइफ में इंडिया म्यूजिक में, तो कभी कभी लाइफ में मतलब ऐसा हुआ कि आपको लगता है कि शायद हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, वे से हमें मूव कर लेना चाहिए। तो कभी आपकी लाइफ में कभी ऐसा मतलब कोई ऐसा सिचुएशन में कोई कंडीशन कभी हुई जब कभी आपको लगा कि नहीं? एक्चुअली मैं ना अपने लड्डू गोपाल जी को ना बहुत प्यार करती हूँ हैं, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने कभी कोई ऐसा क्षण मेरे जीवन में स्टिल अभी तक नहीं दिया, चाहे वो मेरे म्यूज़िक से हो, चाहे वो मेरी जॉब से हो, या किसी भी तरह से हो। मतलब मुझे प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी, मुझे शायद पता ही नहीं कि मैंने कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम इस तरह की फेस की हो। लेकिन बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, जैसे अभी लॉकडाउन में भी कई आर्टिस्टों के लिए अगर हम बात करें, एक्चुअली जो परिपक्व थे उनका ठीक था, है ना, उन्होंने जैसे तैसे अपने अच्छे दिन लॉकडाउन में भी निकाले। लेकिन जो हमारे को सिंगर्स थे, लाइक म्यूजिशियंस थे, ठीक है, रिदमिस्ट थे, साउंड इंजीनियर्स थे, तो उन लोगों के लिए बहुत दयनीय था। कहीं फिलहाल बहुत लंबा सेशन भी हमारा हो गया है, तो अभी हम अलविदा लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम मेरा भी था जब मैं एक कल्चरल टॉक उनसे कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। वैसे मुलाकात कई बार हुई है, कई बार आपके साथ लाइव शोज भी किए हैं, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर। तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां भी हुई हो, त्रुटियां भी हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट आप सब हैं तो हम हैं, देखिए, है ना, आप सबका आशीर्वाद और प्यार बस यूं ही बना रहे। और यार इतना मत सोचो, तुम्हारे ना अभी भी दिमाग में वही चल रहा है, तो जस्ट लेट इट बी। और ये बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, अगर समय हो पाए तो हम ज़रूर एक एक गाना लकी और अनस का ज़रूर सुनेंगे। फिलहाल सांझ के लिए कुछ ऐसा जो हमेशा मनोज भाई के लिए यादगार हो जाए, कुछ एक सॉन्ग के साथ जो है आज की सभा का समापन करते हैं। एक गीत जो मैं समापन में भी करती हूँ, अपने परफॉर्मेंस में लास्ट में ही गाती हूँ, और ये गुड विशेस भी होती है, तो मैं मनोज जी के लिए और सांझ के लिए यही बोलूँगी। जी रया जागी रया, जुग जुग बची रया, यो दीना यो मासा, यो दीना यो मासा, जी रया जागी रया, सब उनके भेटने रया, यो दीना यो मासा, यो दीना यो मासा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।